नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में सिलेंडर ब्लास्ट 7 की मौत, मरने वालों में 4 बच्चे 2 महिलाएं शामिल। विस्फोट से घर में रखे पटाखे जलने से आग लगी। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट से मांग अदालतों को धार्मिक स्थल की जांच कराने के आदेश देने की परमिशन दें। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने 3 आतंकियों को घेरा। 9 दिन में आतंकियों से तीसरी मुठभेड़। 28 मार्च को 4 जवान शहीद, 2 आतंकी ढेर हुए थे। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को पेश हो सकता है, किरण रिजिजू बोले, इसकी तैयारी कर रहे। शाह ने कहा था इसी सत्र में लाएंगे। दिल्ली विधानसभा में आज कैग की वायु प्रदूषण पर रिपोर्ट होगी पेश। 2 दिन तक की जाएगी चर्चा। 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में ओले गिरने की आशंका। आईएमडी की चेतावनी, इस साल भीषण गर्मी होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 मार्च से शुरू होगी, 11 बजे से शुरू होगी संसद की कार्रवाई। ईद के बाद फिर शुरू होगा बजट सत्र। तो 11 बजे से शुरू होगी बजट की कार्रवाई। सरकार आज पेश कर सकती है वक्फ संशोधन बिल। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष विधेयक को लेकर जताता रहा है विरोध, और माना जा रहा है कि आज बजट सत्र की जो आज सेशन है वो बेहद हंगामेदार होगा। विधेयक का विरोध कर सकता है समूचा विपक्ष। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। 11 बजे से संसद कार्रवाई शुरू होगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईद के बाद फिर शुरू होगा बजट सत्र। सरकार आज पेश कर सकती है वक्फ संशोधन विधेयक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज ईद के बाद एक बार फिर से सेशन स्टार्ट होने वाला है संसद का। आज भी माना जा रहा है कि बेहद हंगामे के आसार हैं, क्योंकि आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो सकता है। अखिलेश जी, लेकिन लोकसभा में सदन की कार्रवाई आज शुरू होगी, और सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। उस समय विपक्ष इस पर जोरदार हंगामा कर सकता है, और सदन में हंगामा इसलिए हो सकता है कि सरकार की तरफ से तैयारी की गई है कि लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाए और पास कराना चाहती है। वहीं विपक्ष भी इसको लेकर अपनी बैठकों का दौर जारी करके इसकी तैयारी में लगा हुआ। और सरकार वक्फ संशोधन बिल अगर आज लेकर आती है तो लोकसभा में जोरदार हंगामा हो सकता है। इस हंगामे को लेकर लगातार अपनी रणनीति तय कर रहा है, और इस तरह से देखने को सदन के अंदर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार हंगामा, साथ ही साथ नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो ये देखना होगा कि क्या सरकार आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश करती है या नहीं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि आज सरकार पेश कर सकती है वक्फ संशोधन विधेयक। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज हंगामे के आसार हैं। विपक्ष विधेयक को लेकर लगातार विरोध जताता रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी कैग की चौथी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित ये रिपोर्ट है। सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगी कैग की चौथी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में पेश होगी आज कैग की चौथी रिपोर्ट।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली विधानसभा में पेश होने वाली है कैग की चौथी रिपोर्ट। माना जा रहा है कि आज भी बेहद हंगामेदार होगा पूरा सेशन। अखिलेश जी, दिल्ली में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में लगातार दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जो कैग की रिपोर्टें आई थी उनको लेकर सदन में लगातार पटल पर रखा जा रहा है। एक बार फिर आज कैग की चौथी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को सदन में रखेंगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो सरकार का पैसा हुआ था उसको सरकार ने कैसे खर्च किया, उस बजट का इस्तेमाल कैसे किया गया, इस पर आधारित एक रिपोर्ट कैग की तरफ से तैयार की गई जो सरकार को सौंपी गई थी। आज सरकार उस रिपोर्ट को पेश करेगी तो ये देखना होगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है और दिल्ली के विधानसभा के सदन में हंगामा भी बर्दाश्त होता है। तस्वीर ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी कैग की चौथी रिपोर्ट। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित ये रिपोर्ट है और आज दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता कैग की चौथी रिपोर्ट पेश करेंगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में पेश होगी आज कैग की चौथी रिपोर्ट। सीएम रेखा गुप्ता आज विधानसभा में पेश करेंगी कैग की चौथी रिपोर्ट। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है ये रिपोर्ट और आज दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पेश करेंगी कैग की चौथी रिपोर्ट। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में आज पेश करेंगी कैग की चौथी रिपोर्ट। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नौकरी पेशा वालों के लिए खुशखबरी है। आज से लागू होगा नया इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब के 6 बड़े बदलाव 1 अप्रैल यानी आज से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नए स्लैब की घोषणा की थी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां निर्मला सीतारमन ने नए आयकर स्लैब की घोषणा की थी। इस साल के बजट में नए आयकर स्लैब की घोषणा की गई थी, जो कि आज यानी 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इनकम टैक्स स्लैब के 6 बड़े बदलाव। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, 12,75,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की तरफ से ये घोषणा की गई थी और आज से लागू होगा नया इनकम टैक्स स्लैब। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब के 6 बड़े बदलाव 1 अप्रैल यानी आज से लागू होंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने नए स्लैब की घोषणा की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इनकम टैक्स स्लैब में जो बड़े बदलाव किए गए थे वो आज से लागू हो रहे हैं, जरा एक बार फिर से वो 6 बड़े बदलाव रिमाइंडर करवा दीजिए अखिलेश जी।
देखिए तन्वी, आपको बता दें कि दिल्ली केंद्र सरकार के तरफ से जब बजट 2025-26 का पेश किया गया था, तो बजट में जो व्यवस्था की गई थी उसके साथ ही साथ जो पहले जो इनकम टैक्स के स्लैब बनाए गए थे उसमें संशोधन किया गया था और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से संशोधन करके 6 कैटेगरी में इनको बांटा गया था और 6 कैटेगरी में इसमें गरीबी रेखा के मध्यम से नौकरी पेशा वाले, व्यवसायिक वाले, इन सभी तरह के 6 स्लैब बनाए गए थे। उनके हिसाब से लोगों को इनकम टैक्स भरना होगा और नए इनकम टैक्स में जो छूट दी गई थी उसमें कहा गया था कि 12 लाख तक की साल की जिसकी इनकम होती उसको छूट रखा जाएगा, उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरनी होगी। और उसके बाद के जो स्लैब है कि लोगों को अपने इनकम के हिसाब से उनको स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना होगा, इसको लेकर संशोधन किए गए थे। वहीं नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अलग, व्यवसायी को लेकर, उद्योगपतियों को लेकर, तो इनकम के आधार पर जब 6 स्लैब बांटे गए थे उनके तहत अब आज से छूट लागू होगी। उसके तहत से आम जनता और व्यापारियों और काम धंधा नौकरी पेशा वालों के लिए वो स्लैब लागू होंगे, जिसकी शुरुआत आज नए वित्तीय वर्ष से हो रही है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इनकम टैक्स स्लैब में जो बड़े बदलाव किए गए थे वो आज यानी 1 अप्रैल से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी, इस साल के बजट में नए आयकर स्लैब की घोषणा की गई थी और आज से ये जो बदले गए बदलाव हैं वो आज यानी 1 अप्रैल से लागू होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए खुशखबरी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस सांसदों की कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संसद भवन में ये सांसदों की बैठक होगी। 9:30 का समय दिया गया है जब सांसदों की ये बैठक होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9:30 प्रस्तावित है सांसदों की बैठक। सांसदों की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें, सदन की कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। तो कांग्रेस सांसदों की आज बैठक है, संसद भवन में सांसदों की बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस सांसदों की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद भवन में सांसदों की बैठक होगी। 9:30 प्रस्तावित है सांसदों की बैठक। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। आपको बता दें, सदन की कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक में। संसद भवन में सांसदों की आज, कांग्रेस सांसदों की आज बैठक होने वाली है। 9:30 पर यह बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। संसद भवन में होगी सांसदों की बैठक। सदन की कार्रवाई को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। सभा के सांसद कांग्रेस के हैं, लोकसभा की सदन की कार्रवाई है और उससे पहले राहुल गांधी के सांसदों को संबोधित, इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन तक इस बैठक बुलाया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संसद भवन जो बैठक होगी उसको संबोधित राहुल गांधी करेंगे। कल की कार्रवाई में राहुल गांधी उन चीजों को बताने जा रहे हैं कि अगर वक्त बिल लोकसभा में पेश हो, कांग्रेस के सांसदों का पक्ष कैसे रखना है, लोकसभा से बाहर जाने पर जनता के बीच में जाएंगे तो किस रणनीति के साथ अपनी बातों को रखना है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार की तरफ से विपक्ष को इस वक्त बिल संशोधन को लेकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वहीं विपक्ष के सभी सांसद, कांग्रेस के सभी सांसद मिलकर इसका विरोध कर वक्त संशोधन
बिल को लेकर कांग्रेस अपना रुख उस तरह से साफ करना चाहती है। सभी सांसद जो लोकसभा में, उनका रुख साफ होना चाहिए। जब कभी भी कहीं भी बात करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हैं, तो वक्त संशोधन बिल को लेकर पक्ष क्या रखना है, इसको लेकर बाकायदा कह सकते हैं राहुल गांधी का बड़ा संबोधन, और उसी आधार पर कांग्रेस इस संशोधन को, बिल को लेकर आगे बढ़ेगी, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे सदन से बाहर। कह सकते हैं संसद से लेकर सड़क तक जब कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के पदाधिकारी वहां निकलेंगे तो उनका इस संशोधन के बिल पर रवैया क्या होगा, इसकी रणनीति को लेकर आज जो कांग्रेस के सांसदों की बैठक होगी उसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे। तनवीर। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ से अहम जानकारी, जहां आज से शुरू होगी गेहूं की खरीद। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित की गई हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस बार 75 लाख मैट्रिक टन आवक का अनुमान है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित की गई हैं। इस बार 75 लाख मैट्रिक टन आवक का अनुमान है। 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट होगी। तो आज से गेहूं की खरीद की शुरुआत हो रही है। इस बार 75 लाख मैट्रिक टन आवक का अनुमान है। गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित की गई हैं। आपको बता दें, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस बार 75 लाख मैट्रिक टन आवक का अनुमान है। 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में पेमेंट होगी। तो आज से गेहूं की खरीद की शुरुआत हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज से गेहूं खरीद की शुरुआत होने वाली है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ा आपके पास, दर्शकों को बताएं। विनोद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रबी की फसल जो शुरू होने जा रही है तो उसको लेकर हरियाणा सरकार ने आज से जो है 75 लाख टन रबी की फसल, इसमें गेहूं भी आता है, खरीदने का लक्ष्य रखा है और इसकी शुरुआत आज से कर दी जाएगी। जी ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 415 मंडियां निर्धारित की गई हैं। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। और बांदा में नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघटा की पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और कल्याण की कामना के साथ मंदिरों में दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मंदिरों में पूजा अनुष्ठान के प्रशासन को निर्देश दिए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की अनुष्ठान व्यवस्था नहीं कराई गई। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अब तक जिला प्रशासन ने कोई संपर्क भी नहीं किया है। पिछली नवरात्र में अनुष्ठान किया गया था, देवी जी का अनुष्ठान के लिए बात हुई, लेकिन बस उसके बाद जो है इस बार भी माननीय योगी जी के आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार भी अभी तक किसी भी व्यक्ति ने हमसे संपर्क नहीं किया, जबकि यहाँ पर 9 दिन कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई खबर नहीं, कोई मैसेज नहीं मिला। और हम तो चाह रहे थे कि इस प्रकार की योजनाएं अगर जो आती हैं उनका यहाँ पर मंदिर प्रांगण में हो, इससे मंदिर की भव्यता और बढ़ती है। लेकिन जिस तरीके से योगी जी के निर्देश हैं, योगी जी के निर्देश के बाद भी इस तरह के कार्यक्रमों का ना होना, क्या मुख्यमंत्री के निर्देश का उल्लंघन नहीं है? में भी और नहीं भी, इसलिए कि हो सकता है किसी और मंदिर में करा रहे हो, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ये है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो है अगर महर्षि देवी में होते, सभी मंदिरों के लिए निर्देश हैं, सभी की मर्जी, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग किसानों की मदद करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहा है। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को अनुदान देने के बजाय विभाग के अधिकारियों ने घोटाला कर पैसे दलालों के खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि टोकन जनरेट होने के बावजूद उनके खेत में गड्ढे नहीं खुदवाए गए, लेकिन पेमेंट निकाल लिया गया। कई मामलों में किसानों के खातों के स्थान पर दलालों के खातों में पैसे भेज दिए गए। इस घोटाले में भूमि संरक्षण अधिकारी अनिल कुमार राय और अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता उजागर हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कई समाजसेवी और नगर पालिका के पार्षद अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें जो फ्रेश अभी शिकायतें हुई थी उसके संबंध में विकास भवन के अधिकारियों द्वारा फ्रेश जांच कराई जा रही। जो पूर्व में इनकी शिकायतें नहीं थी और कमियां पाई गई थी वो इनके विभाग के सक्षम स्तर को शासन में रेफर कर दी जा रही है, इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। आज ये विषय हमारे बीच में आया है। निश्चित रूप से ऐसे प्रकरणों में इनकी जांच करा करके और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी और उन किसानों को जो लाभार्थी हैं उन्हें उस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। क्या नाम है? पंकज पटेल। कहाँ के निवासी? ग्राम चढ़रऊ। क्या है मामला? मामला ये है कि यहाँ जो भूमि संरक्षण में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ कर्मचारियों ने यहाँ खाते चेंज करवा दिए और खाते चेंज करवा के उन्हीं के जो दलाल हैं उनके खाते के माध्यम से पैसे निकाले गए। हम किसान जितने भी भाई और हैं सभी लोगों के खाते में कोई पेमेंट नहीं हुआ। क्या है? ताला खुदे से पैसा नहीं आयो का? किसके नाम खुदा था? देशपति पतिदेव के। क्या है तालाब खुद गया? हाँ खुद गया। पैसा नहीं आया? नहीं आया। कहाँ गया पैसा? आपको दलाल ने खाए होंगे। हाँ खाते चेंज करवा ले, नहीं निकले। मामला ये है सर कि भूमि संरक्षण विभाग से गड्ढे खुलवाए थे, तो कुलदीप गए, बाबू हटाए कुलदीप
वो गया हमारे पास, उसने कही कि बड़े खड्डे कैंसिल होगा, छोटे करवा लो। तो हमने सर छोटे 2 गड्ढे करवा दिए। अब वो बोला टोकन कटवाओ, तो हमने कि ठीक है टोकन कटवाने थे, कितना पैसा चाहिए, कल 2000 रुपया दो। हमने उसको 2000 रुपया दिए, उसने हमारे टोकन कटवा दिए और आज तक कुछ नहीं मिला। सर गड्ढे जाएंगे देखो दे पड़े हैं। हमारे ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग में तैनात अनिल राय जी के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। इनके खिलाफ विगत वर्ष भी हम लोगों ने आमरण अनशन किया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसकी जिलाधिकारी महोदय छत्र प्रताप त्रिपाठी जी ने जांच कराई थी सीडीओ महोदय से। उस जांच में वो दोषी पाए गए थे। उस जांच का हम लोगों ने मालूम किया कि क्या हुआ, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विगत तो जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि इस जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया। सर मामला ये है कि हमारी दादाजी है जो नाथूराम कुशवाहा, उनके नाम से हमने खेत तालाब योजना में टोकन लिया था, पर खेत तालाब नहीं खोदा गया हमारी जमीन में और पैसे निकालने के चक्कर में दूसरे का तालाब दिखाकर पैसा निकाला गया। ये है मामला सर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में अब प्रसिद्ध भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम पर एक सड़क, राजधानी में लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी निकाय की बैठक में इसकी घोषणा की गई। कुर्सी रोड पर स्पोर्ट्स कॉलेज से इसरो कार्यालय के पास विकास नगर ट्राइसेक्शन तक की सड़क का नाम सुनीता विलियम्स मार्ग रखा जाएगा। ये प्रस्ताव पार्षद अनुराग मिश्रा और रंजीत सिंह ने दिया था। इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति ने भी मंजूरी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। कई प्रस्तावों पर सहमति बनी तो कई पर सहमति न बनने पर उसे कमेटी में भेज दिया गया। बैठक में तय किया गया कि लखनऊ में अब सुनीता विलियम्स के नाम पर एक सड़क होगी। जानकारी देते हुए लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं। बड़े गौरव की बात है कि 9 महीने 14 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर सफलता प्राप्त कर लौटी और इस प्रस्ताव पर सभी ने सहमति भी जताई है। सुनीता जी भारत की बेटी है और भारत देश को उन पे बड़ा गर्व है। वैसे तो पूरे विश्व को आज गर्व है कि अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन रह करके ये 9 महीने वो अपने देश, दुनिया, मतलब परिवार सबसे कट के अलग थे और इतना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का। मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी ले सकता है, लेकिन उनके ब्लड में भारत का डीएनए था और भारत कि महिला हो चाहे पुरुष हो बहुत धैर्यवान होता है, बहुत उत्सुक होता है कोई भी काम करने में। इससे पहले भी कल्पना चावला गई थी चंद्रमा पे, वो भी भारत की बेटी थी। आप ये सोचिए कि आज विश्व में जो एक बड़ा काम कोई नहीं किया वो भारत की बेटियों ने किया है, भारत के बेटों ने किया है। मैं लखनऊ नगर निगम को भी बधाई देती हूँ कि लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है देश का जिसने अपनी बेटी के नाम पे अपनी सड़क का नामांकन किया है। आपको बता दें कि 19 मार्च को नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने बीतने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। 59 वर्षीय सुनीता विलियम्स और 62 वर्षीय बुच विल्मोर जून 2024 से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे। उनके बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे लगभग 1 हफ्ते का उनका छोटा परीक्षण मिशन 9 महीने तक खिंच गया था। सुनीता की सही सलामत वापसी पर पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। इसके बाद लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखने वाले पार्षद रंजीत सिंह ने कहा कि सुनीता विलियम्स महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। उनके नाम पर एक सड़क समर्पित करके उन्हें सम्मानित करना हमारे शहर के लिए गर्व की बात है। यहाँ उनके उल्लेखनीय करियर के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। वहीं 18 मार्च को सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्री बैरी विल्मोर पृथ्वी पर लौट आए। हमने उनको सम्मान देने के लिए सड़क का नामकरण उनके नाम पर करने का विचार किया है। मेरे द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, सुनीता विलियम्स के नाम पर इसरो
जो कि लखनऊ में एक कार्यालय है, उसके सामने की जो रोड है, टेढ़ी पुलिया से लेकर स्पोर्ट्स कॉलेज तक तथा टेढ़ी पुलिया से लेकर विकास नगर तिराहे तक, इस रोड का नामकरण सुनीता विलियम्स के नाम पर कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव मैं माननीय कार्यकारिणी के समक्ष लाया था। माननीय महापौर जी ने और हमारी माननीय कार्यकारिणी जी ने उसको बहुत ही अच्छे मन से उसको पास किया है, सर्वसम्मत से पास किया है। इसके लिए मैं माननीय महापौर जी को तथा अपनी कार्यकारिणी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सुनीता विलियम्स जो कि इतना साहस का काम किया है, उन्होंने 9 महीना अंतरिक्ष में रहकर, जिसको ये पता हो कि 8 दिन बाद उसकी जिस यात्रा पे वो गई थी और उस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएंगी, जिनको नहीं पता था, लेकिन जब उनको ये पता चल गया तब आप सोचिए कि 9 महीने तक लगातार वो अंतरिक्ष में रहीं। ये बहुत ही धैर्य का काम था, बहुत ही साहस का काम था। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि लखनऊ की एक सड़क का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के नाम पर रखा जाएगा। नगर निगम की बैठक में तय किया गया कि टेढ़ी पुलिया चौराहे से स्पोर्ट्स कॉलेज और टेढ़ी पुलिया से विकास नगर तिराहा जाने वाली सड़क इसरो कार्यालय को सुनीता विलियम्स मार्ग नाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के सम्मान में लखनऊ नगर निगम ने एक बड़ी पहल की है, यानी कि 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर आने के बाद सभी लगभग उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सम्मान में लोग एक दूसरे से बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ नगर निगम के 2 पार्षदों ने एक प्रस्ताव भेजा कि लखनऊ की एक सड़क सुनीता विलियम्स मार्ग के नाम से होनी चाहिए, जिसके बाद कार्यकारिणी में इसे पास किया गया और मेयर सुषमा खारवाल ने टेढ़ी पुलिया से लेकर स्पोर्ट कॉलेज तक का जो मार्ग होगा वो सुनीता विलियम्स मार्ग से नाम से जाना जाएगा। ऐसे में ये एक बड़ी पहल लखनऊ नगर निगम ने की है और कहीं ना कहीं सुनीता विलियम्स के सम्मान में लखनऊ की एक सड़क उनके नाम पे जानी जाएगी। पार्षदों के इस प्रस्ताव के बाद से मोहर लग चुकी है। बहुत जल्द इसका प्रस्ताव भी पास हो जाएगा और एक मार्ग जो है वो सुनीता विलियम्स के नाम से जाना जाएगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने इंजीनियर को रौंदा है, देवा रोड पर टक्कर मारी है। एमएनसी में इंजीनियरिंग था, परिवार का इकलौता बेटा इंजीनियर था, परिवार का इकलौता बेटा। क्षितिज की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी के चिन्हट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। अज्ञात वाहन ने इंजीनियर को देवा रोड पर टक्कर मारी। एमएनसी में इंजीनियर था, परिवार का इकलौता बेटा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हीलर्स हॉस्पिटल में तीमारदारों से मारपीट की गई। अस्पताल स्टाफ की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। शव देने के लिए 50,000 रुपए की मांग और इसी मांग के चलते विवाद हुआ। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तीमारदारों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है।
बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। शव देने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई। विवाद के बाद तीमारदारों से मारपीट की और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शव देने के लिए 50,000 रुपए की मांग और इस विवाद के बाद तीमारदारों से मारपीट की गई है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं। हॉस्पिटल में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां हीलर्स हॉस्पिटल में तीमारदारों से मारपीट की गई। अस्पताल स्टाफ की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शव देने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई और इसी मांग के चलते विवाद हुआ। विवाद के बाद तीमारदारों से जमकर मारपीट की गई है और इस मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिजनौर से खबर है, जहां बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां विवाद के बाद तीमारदारों से मारपीट की गई। हॉस्पिटल में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक को पीटकर किया अधमरा। मामूली विवाद पर दबंगों ने हमला किया। तो दबंगों ने युवक को पीटकर किया अधमरा। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद पर दबंगों ने हमला किया। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी और इलाके में गश्त बढ़ाई गई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक को पीटकर किया अधमरा। मामूली विवाद पर दबंगों ने हमला किया। पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेश सविता जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आधा दर्जन आरोपियों पर, दबंगाइयों पर एफआईआर दर्ज की गई है, कब तक इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? क्या विवाद था, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास सुरेश?
अरेस्ट होने के बाद पुलिस लगातार गुंडों पे अंकुश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें अभी कानपुर की, तो कानपुर में कई ऐसे गंभीर मामले सामने आए। अगर CCTV फुटेज ना, ये मामला कानपुर के हनुमान विहार का, और आपको बता दें कि करीब लगभग 1 दर्जन लोगों ने युवक को गंभीर तरीके से लात घूंसों से मारा। देखिए किस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि युवक को ये लोग कितनी गंभीर तरीके से मार रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि ये इस तरीके की वारदातें कब रुकेंगे, क्योंकि इस तरीके की मारपीट से कहीं ना कहीं कभी ना कभी बड़ा हादसा भी हो जाता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जब कोई बड़ा हादसा होता है तो FIR की उसकी पुष्टि करते हैं, सहानुभूति देते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अन्य ऐसे जो मामले होते हैं, जो ऐसे अपराधी होते हैं, जो ऐसे आरोपी होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों के नाम FIR तो कर लिया। अब देखने वाली बात ये होगी अनवी इनको तलाश कर कब तक गिरफ्तारी होती है, और आखिर इस तरीके की बदमाशी जेल जाते हैं या बाहर से ही अपनी खाना पुलिस करके, अनवी बड़ी बात होगी। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक को पीटकर अधमरा किया। मामूली विवाद पर दबंगों ने यह हमला किया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस इन दबंगों की तलाश में जुटी है। आधा दर्जन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में शिक्षक कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मनाया जाएगा काला दिवस। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विभिन्न संगठन एक साथ डीएम को ज्ञापन देंगे। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एकजुट हैं शिक्षक और कर्मचारी। पेंशन से वंचित सभी शिक्षक विरोध में शामिल हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपीएस के बजाय यूपीएस थोपने का आरोप लगा रहे हैं। कंधे से कंधा मिला सभी हैं साथ, लुआकटा अध्यक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया है। डॉक्टर मनोज पांडे ने कहा है कि सफलता के लिए एकजुटता जरूरी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षक कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में शिक्षक कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एकजुट हैं शिक्षक और कर्मचारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, काला दिवस मनाया जाएगा, कब इसकी घोषणा की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? संदीप, देखिए आज पूरे प्रदेश में जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो काला दिवस मनाते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के अब जोर पकड़ने वाला है, क्योंकि सभी संगठन एक साथ एकत्र होंगे। उसके बाद डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आएंगे। प्रदेश के जो शिक्षक कर्मचारी हैं इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, सभी शिक्षक शामिल हो रहे हैं। जो नहीं शामिल हो पा रहे हैं वो अपने स्तर से ही अभियान में शामिल होकर के काला दिवस के रूप में आज इसको मनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है उस मांग को लेकर शिक्षक अभी भी अटके हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि बुढ़ापे की लाठी का सहारा है हमारी पेंशन, तो ये अगर छिन जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हम शिक्षकों के लिए और ये जो कर्मचारी हैं उनके लिए काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ओपीएस देने की बजाय कोई यूपीएस जबरन कर्मचारियों पर, शिक्षकों पर थोपा जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज जो है काला दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस आंदोलन में सभी कर्मचारी एक दूसरे के कंधे मिलाकर साथ चलने की बात कही गई है, जो कि लोकता के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे, उनकी तरफ से बात कही गई है। साथ ही साथ सभी कर्मचारी एक साथ एकत्र आएंगे, एक मंच पे आएंगे। जितने भी लखनऊ के अंदर संगठन है सभी संगठन और जो प्रदेश के अंदर जो संगठन है वो सभी संगठन एक साथ आकर के आज के दिन काला दिवस मनाते हुए नजर आएंगे। और ये मांगे जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हैं। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
प्रदेश में शिक्षक कर्मचारी काला दिवस मनाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में शिक्षक कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साहिबगंज में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर। दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने पर भीषण आग लगी है। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, ललमटिया फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ है। एनटीपीसी की दो मालगाड़ी आपस में टकराई। दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने पर भीषण आग लगी है। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड से अहम जानकारी, जहां ललमटिया फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ। एनटीपीसी की दो मालगाड़ी आपस में टकराई हैं। हादसे में लोको पायलट समेत 3 की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साहिबगंज में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर हुई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने पर भीषण आग लगी। लालमटिया फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने पर भीषण आग लगी। झारखंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एनटीपीसी की दो मालगाड़ी आपस में टकराई। हादसे में लोको पायलट समेत 3 की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, साहिबगंज में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर। दो मालगाड़ियों के आपस में टकराने पर भीषण आग लगी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो झारखंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साहिबगंज में दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर हुई है। इस हादसे में लोको पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग घायल हुए हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद घंटाघर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वायरल वीडियो के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। ये मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सिडकुल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। क्रेन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई है। इस हादसे में फैक्ट्री कर्मचारी की दर्दनाक मौत हुई है और इस हादसे के बाद क्रेन चालक मौके से फरार हो गया। दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फरार क्रेन चालक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्रेन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में फैक्ट्री कर्मचारी की दर्दनाक मौत हुई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और फरार क्रेन चालक की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां यूपी के बाद अब उत्तराखंड में गांवों के नाम बदले हैं। हरिद्वार जिले में 10 गांवों का नाम बदला गया है। नगर निगम, रुड़की और कई ब्लॉकों में गांवों के नाम बदले गए हैं। जन भावनाओं के अनुरूप ये बदलाव किए गए हैं। आसफ नगर बना अब देव नारायण नगर। इसी के साथ गाजीवली को आर्यनगर के नाम से अब जाना जाएगा। खानपुर को श्री कृष्णापुर के नाम से जाना जाएगा। खानपुर ब्लॉक के कई गांवों के नाम में भी बदलाव किया गया है। सीएम धामी ने नाम में परिवर्तन की घोषणा की है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की तरफ से ये गांव के नाम की घोषणा की गई है, जिनमें परिवर्तन किया गया। अब खानपुर को श्री कृष्णापुर के नाम से जाना जाएगा। खानपुर ब्लॉक के कई गांवों के नाम में भी बदलाव किए गए हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की